याद है ये ट्रंप से नफरत करने वाली आइस के खिलाफ वामपंथी जागरूक महिला जो ट्रंप से इतनी नफरत करती थी कि अमेरिका छोड़ गई थी। याद है ये महिला जो आयरलैंड में इस फिलिस्तीन समर्थक शरण मांगने वाले व्यक्ति से प्यार कर बैठी थी। देखिए वो उसे कितना चाहती है। बेचारी महिला। अगर आत्मघाती सहानुभूति का कोई चेहरा होता तो यही होता। तो हमारे पास इस बेचारी महिला के बारे में एक अपडेट है। वो पिछले हफ्ते अपने बेडरूम में मृत पाई गई थी, जहां उन्हें उनकी 14 साल की छोटी बेटी ने खोजा था, जो मुझे लगता है कि आगे चलकर बहुत वामपंथी होगी। मुझे लगता है वह बड़ी होकर दक्षिणपंथी बनेगी। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। उसके बारे में एक अपडेट है। दुर्भाग्यवश ये परी कथा एक त्रासदी में खत्म हुई। चलिए अपडेट सुनते हैं। अमेरिकी मां जिसकी आयरलैंड में हत्या कर दी गई थी, जैमी कॉर्नी पिछले हफ्ते अपने घर के अंदर मृत पाई गई थी। अब आयरिश मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि पूछताछ के लिए वांछित एक व्यक्ति को जॉर्डन में हिरासत में लिया गया है। लॉरेन ग्रीन न्यूयॉर्क सिटी से इस खबर को कवर कर रही हैं। नमस्ते लॉरेन। नमस्ते, सुप्रभात। जॉर्डन के अधिकारियों ने जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उससे आयरिश पुलिस अमेरिकी मां जैमी कार्नी की हत्या के मामले में पूछताछ करना चाहती है। हम इस केस की और जानकारी ला रहे हैं। आयरिश पुलिस ने अभी तक व्यक्ति का नाम जारी नहीं किया। आयरिश मीडिया के मुताबिक 28 वर्षीय जॉर्डेनियाई नागरिक को कल जनजातीय इलाके में हिरासत में लिया गया। मैं बस कहना चाहता हूँ, आयरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा वोक गढ़ है, शायद स्पेन के करीब। स्पेन और आयरलैंड दुनिया के सबसे बड़े वोक गढ़ हैं। उनके देश की बड़ी आबादी वास्तव में फिलिस्तीन के पक्ष में है। वे शरण मांगने वालों के पक्ष में हैं और मानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है। उनमें इन लोगों के लिए सहानुभूति है। शायद इसीलिए उन्होंने इस आदमी का नाम जारी नहीं किया, क्योंकि वे इसे छुपाना चाहते हैं। लेकिन दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं का एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ तबका है जो देश को बदलना चाहते हैं। देश के उस इलाके में वो पिछले हफ्ते आयरलैंड छोड़ने के बाद भाग गया था, कम से कम 12 घंटे पहले, जब 43 वर्षीय कार्नी का शव उनके किलारनी घर में मिला था। बताया जा रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई थी और उनका दम घूट दिया गया था। कार्नी वेस्टचेस्टर न्यूयॉर्क निवासी करीब 5 साल पहले आयरलैंड गई और वहां अपनी किशोर बेटी संग रहने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्नी और वो व्यक्ति जिसे शरण की तलाश में प्रवासी माना जा रहा है, कई महीनों से रिश्ते में थे और न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार हाल ही में उन्होंने एक इस्लामिक समारोह में शादी की थी। उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए आयरलैंड वापस लाना। उसने उस आदमी से इस्लामिक तरीके से शादी की। उसने उससे शादी की। हम आपको बताते हैं, पश्चिमी महिलाएं, मुझे नहीं पता। अपने ही समाज और संस्कृति के प्रति उनकी नफरत उन्हें इस तरह के व्यवहार के लिए मजबूर करती है। ये मुश्किल है क्योंकि जॉर्डन और आयरलैंड में प्रत्यर्पण संधि नहीं है और आयरिश पुलिस ने आधिकारिक तौर पर उसे संदिग्ध नहीं बताया है। हमें अमेरिकी विदेश विभाग से पूछा है कि क्या वे प्रत्यर्पण में मदद करेंगे, क्योंकि हमारा जॉर्डन से राजनयिक संबंध है। अभी स्पष्ट नहीं है कि उस आदमी को बिना पूछताछ या आरोप कितने समय हिरासत में रखा जा सकता है। हाँ, मुझे लगता है अमेरिका को इसमें दखल देना चाहिए। ये एक अमेरिकी नागरिक है जिसे इस दरिंदे ने मार डाला। इस पर और जानकारी है, मैं आपको कुछ विवरण सुनाना चाहता हूँ। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका परिवार और उसका परिवार अपनी बात पर और अड़ गए हैं। वे नस्लवाद का आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आता कि अब उस शब्द का मतलब बदल गया है जो पहले हुआ करता था। शहादा अल सकर उस आदमी का नाम है। उसने अपनी पत्नी जैमी कार्नी से हफ्ते में 5,000 यूरो की मांग की थी, उसकी पिटाई किए जाने और उसका दम घोटे जाने से ठीक पहले। जैमी खान की टिकटॉक पोस्ट और पेपर में जिक्र, जिसमें उसने पति कहा और गुप्त मस्जिद में शादी का जिक्र किया, ये दिखाता है कि उसने इस्लामी निकाह किया था। वे बस एक मस्जिद में इमाम के सामने जाते हैं। वे बस 3 गवाहों, पुरुष गवाहों की मौजूदगी में ये निकाह समारोह करते हैं और बस हो जाता है। मुस्लिम पुरुष सोचते हैं कि अब उनका उस महिला पर खास अधिकार है। हम क्या करें दोस्तों, हम क्या करें? आज अगर आप शादी करते हैं, माफ़ कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ कि ये महिला पीड़िता है और जाहिर है उनकी एक छोटी बेटी भी है।
मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही, लेकिन मैं बहुत निराश हूं दोस्तों। ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? जानते हो, मेरी पार्टनर ऑस्ट्रेलियन थी। मैं उनके साथ 13 साल तक रहा। वो बहुत मजबूत महिला थी। 2007 में जब मैं मिला, तब मैं पहले ही नास्तिक था, इसलिए मुझे इस्लाम या इस्लामी शादी की कोई परवाह नहीं थी। हमने कभी शादी नहीं की, लेकिन हम अक्सर इस बारे में मजाक किया करते थे। मैं कहता था, जानते हो क्या, मतलब मेरी फैमिली को इसे स्वीकार कराने के लिए क्या तुम बस एक नकली इस्लामी शादी कर लोगी? वो कहती थी, नहीं, कभी नहीं। और ऐसा नहीं था कि मैं कभी ऐसा करने वाला था, क्योंकि मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता था। मुझे अब इस्लाम पर विश्वास नहीं था, तो मैं उसे उस सब से क्यों गुजारता? शायद इसी वजह से मैं उनसे प्यार करता था और उनका सम्मान करता था, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो पूछती थी, मुझे तुमसे इस्लामी तरीके से शादी क्यों करनी है? तुम जानते हो, जहां हमें ऐसी औरतों की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है जब आप अपनी विरासत पर गर्व करें, जब आप अपनी पहचान पर गर्व करें। लेकिन पश्चिमी महिलाएं, दुर्भाग्यवश, वे इस विरोधी पश्चिमी प्रचार का शिकार हो गई हैं। इसी वजह से वे बस ऐसी हैं। सच में, अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो इस्लामी तरीके से शादी करनी होगी। ठीक है, मैं कर लूंगा। लेकिन उसे साफ तौर पर उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तो यहाँ तक कि उसे इस्लामी तरीके से कपड़े पहनने या पहनावे के लिए भी मजबूर नहीं किया, क्योंकि देख लो, वह तो बस स्थायी निवास का एक टिकट थी। वह सिर्फ उसके लिए स्थायी निवास का टिकट थी। जहाँ तक इस्लामी कानून की बात है, तो तकनीकी रूप से एक मुस्लिम पुरुष को बिना महिला के धर्म परिवर्तन किए गैर मुस्लिम महिला से शादी करने की अनुमति है। लेकिन असल दुनिया में मस्जिद में निकाह वगैरह वगैरह और ज़्यादातर समुदायों में सांस्कृतिक अपेक्षाएं यही होती हैं कि महिला मुस्लिम हो या मुस्लिम बने। मौजूदा जानकारी को देखते हुए लगभग तय है कि उसने शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया था। हाँ, उसने शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया, लेकिन ऐसा नहीं लगता उसने उसे इस्लामी तरीके से कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया। उसने शायद ये सब सिर्फ इसलिए किया, आप जानते हैं, ताकि उसके परिवार द्वारा स्वीकार किया जा सके। इस जोड़े ने कुछ महीने पहले मस्जिद में गुप्त इस्लामी शादी की थी। अल सकर ने लोगों से कहा था कि वे शादीशुदा है और उनकी शादी और सगाई की अंगूठी की फोटो भी है। इस लेख में जेमी के टिकटॉक पोस्ट का जिक्र था, जिसमें वह उसे पति और राजकुमार कहती थी, और विभिन्न मुद्दों के प्रति उसके समर्पण का भी जिक्र था। जेमी कार्ने को उसकी 13 साल की बेटी ने मृत पाया। अल सकर तुर्की भाग गया। गर्दाई आयरिश पुलिस ने अब तक उसका नाम घोषित नहीं किया है। अगर अल सकर, भले ही यह उसका असली नाम हो, शरणार्थी आवेदक है, तो शरणार्थी आवेदक को व्यक्तिगत रूप से न्याय मंत्री जिम ओकैलागन को अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए लिखना पड़ता। यह स्थिति बनी रहती भले ही उसकी आवेदन असफल हो, क्योंकि वह अपील में था। देखिए कितना संदिग्ध है। तो वह शरण प्रार्थी था। वह जॉर्डन में उत्पीड़न से भाग रहा था, और जिस पल उसने अपराध किया, सबसे बुरा अपराध, हत्या, जिस पल उसने किसी की हत्या की, वह कहाँ गया? सीधे उसी देश में चला गया जिससे वह कथित तौर पर भागा था। क्या आपने देखा? वे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मूर्ख पश्चिमी नेता, मुझे उनसे नफरत है। देखिए यही रहा, इसे देखिए। ठीक है, मैं जल्दी बता देता हूँ इस परिवार के साथ क्या हो रहा है। कुछ लापरवाह आवाजें हमारे बेटे अहमद अल सकूर से जुड़े चल रहे मामले पर जल्दबाजी में बोलने लगी है, जो पहले आयरलैंड में रहते थे। यह सिलसिला जारी रहा। परिवार के बयान में कहा गया है कि परिवार को नस्लवाद फैलाने और हमारे एकजुट जॉर्डेनियाई और फिलिस्तीनी समुदाय के लोगों के बीच फूट डालने की दुर्भावनापूर्ण कोशिशों का सामना करना पड़ा है। वाह, मुझे लगता है कि क्या वह फिलिस्तीनी है? मुझे नहीं पता। वे कहते हैं कि लोगों ने युवक की गरिमा और अल साकुर कबीले की प्रतिष्ठा का देश भर में अपमान किया है। फिर परिवार ने चेतावनी दी कि वे मानहानि या नस्लीय भड़कावे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कानूनी टीम पहले ही गठित की जा चुकी है। अगर उनका बेटा निर्दोष था तो वह तुरंत क्यों चला गया? वह देश छोड़कर
पहले ही जा चुका था, उसकी लाश मिलने से भी पहले। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहां मौत की सजा है। जॉर्डन में हत्या पर मौत की सजा है। लेकिन सोचो, आयरलैंड शायद जॉर्डन से कहेगा कि अगर वहां मुकदमा चले तो फांसी न दी जाए। मुझे नहीं लगता कि उस पर जॉर्डन में मुकदमा चलेगा, शायद वो बच जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को दखल देना चाहिए। आयरलैंड पूरी तरह वोक हो चुका है। अगर किसी चमत्कार से उसे वापस आयरलैंड भी लाया जाता है तो भी वह कुछ ही सालों में बाहर आ जाएगा। कह दो कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। जिस आदमी ने अफगान शरण प्रार्थी को मारा था, जिसने बेरहमी से वेन ब्रॉडहर्स्ट की हत्या की थी, उसने बस मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया और उसने गैर इरादतन हत्या का दोष स्वीकार कर लिया। और अंदाजा लगाओ क्या, वो कुछ ही सालों में बाहर आ जाएगा। लोग पूछ रहे हैं, जब उसकी सोशल मीडिया से साफ था कि वह आतंकी समूहों का समर्थक था, तो उसे यहां रहने और करदाताओं के पैसे से मदद क्यों मिली? क्या उसने सच में ऐसा किया? उसके पास बहुत पैसा था। अब ज्यादातर आतंकवादी यूरोप में रहकर शरण ले रहे हैं। उसके पास खूब पैसा था और वो छुट्टियों में जॉर्डन भी जा सकता था, जैसा कि उसने किया भी। तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। और हाँ, वो आयरलैंड से पहले यूके में भी था और उसे वहीं वापस भेज देना चाहिए था। ये समझने के लिए आपको कोई जासूस बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको बस अपनी विचारधारा की पट्टी आंखों से हटानी है। बस इतना ही। बस यही करना है। पर एक जवान महिला अब नहीं रही। वह इसके लायक नहीं थी। पश्चिमी महिलाओं, कृपया ऐसे लोगों, पुरुषों से दूर रहे जो शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से आते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि पश्चिम में जन्मी हैं। पश्चिमी समाज दुनिया का सबसे नारीवादी समाज है। यह सबसे नारीवादी समाज है। ये सबसे मानवीय समाज है और ये सबसे अच्छा समाज है। खुद से नफरत मत करो, वरना तुम भी वैसे ही मर जाओगे। कितनी बार मैंने खुद कई ऐसी खबरें कवर की हैं जहां ये पश्चिमी महिलाएं मिस्र, पाकिस्तान और दूसरे तीसरी दुनिया के मुस्लिम देशों में जाती हैं और फिर उन्हें एहसास होता है, ओह, मैं कितनी भाग्यशाली थी, मैं पश्चिम में सबसे आज़ाद महिला थी। एक अमेरिकी महिला है जो अफगानिस्तान जाने की योजना बना रही है अपने अफगान पति के साथ रहने के लिए, जो वैसे तो अमेरिका आने की कोशिश कर चुका है। उसे वीज़ा नहीं मिला। अब वो अफगानिस्तान जाकर पति के साथ रहेगी। मेरा मतलब है, हे भगवान, उम्मीद है ये मजाक था। मुझे नहीं पता क्या कहूँ।